नमस्कार, स्वागत है आप सभी का निवेश की एबीसीडी में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। ये एक ऐसा शो है जहां पर बाजार की बारीकियों से आपको रूबरू कराते हैं बाजार के किसी दिग्गज के साथ, जो कि आसान सरल भाषा में न सिर्फ निवेश की रणनीतियां आपको बताते हैं बल्कि बाजार की गुत्थी भी सुलझा के देते हैं। और आज मेरे साथ एक बेहद खास मेहमान है। आज मेरे साथ है श्रीनिवास राव रवूरी, CIO PGIM इंडिया म्यूचुअल फंड। स्वागत है आपका श्रीनिवास हमारी इस बेहद खास पेशकश में, जहाँ पर सीधा आपका जुड़ाव होगा हमारे दर्शकों के साथ और उनसे बहुत सारे निवेश के नुस्खे जो हैं आपको बताने होंगे। पहला सवाल, हम बहुत सारे शोज़ करते हैं हमारे चैनल पर जहां पर हम लोगों को बताते हैं कि उनके पोर्टफोलियो में किस तरह से उनको स्टॉक्स को लेकर रणनीति बनानी होती है, किस तरह से म्यूचुअल फंड्स को लेकर रणनीति बनानी होती है। हर एनालिस्ट आके अपनी अपनी सलाह दे जाते हैं, लेकिन जो सवाल दर्शक हमसे पूछते हैं, ख़ासतौर से करंट ईयर की अगर मैं कैलेंडर ईयर के लिहाज से देखूँ, सबका एक ही सवाल है और एक ही परेशानी है कि क्या आपकी बार बाजार सिंगल डिजिट ही रिटर्न देगा? क्या मुनाफे की कोई गुंजाइश नहीं है? डबल डिजिट तो मुश्किल ही लग रहा है, क्या कहेंगे? देखिए 2021 वाज अ ग्रेट ईयर, मार्केट के लिए बहुत बढ़िया था। 22 में आप देखे जाएंगे निफ्टी 5% तक रिटर्न दिया है, तो 5% आप बोल सकते हैं कि बहुत कम रिटर्न है। बट मार्केट में हर चीज़ रिलेटिव देखना चाहिए, तो देखा जाएगा तो कंपेयर टू अमेरिका हो या इमर्जिंग मार्केट्स हो, अपनी मार्केट की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी थी। तो उस वजह से क्या हो गया, अपना इंडियन मार्केट का प्रीमियम काफ़ी बढ़ गया इमर्जिंग मार्केट से, इंक्लूडिंग यूएसए से। तो वो हिसाब से आई थिंक थोड़ा एक्सपेक्टेशन कम रहना चाहिए। इंडिया के लिए क्या अच्छा हुआ है लास्ट 2-3 साल में, ये कोविड के टाइम में इंडिया का काफ़ी रेजिलियंस एक्चुअली प्रूव हुआ है। बाकी देश काफ़ी ट्रबल में आ गए, स्पेशली अपने आजू बाजू में जो कंट्री है उनका तो एक्चुअली काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है, दे आर वेटिंग फॉर IMF सपोर्ट एंड ऑल। वेयरएज इंडिया तो हम तो बोल रहे हैं कि भाई हम बाकी लोगों को वैक्सीन देंगे, बाकी लोगों के लिए मदद करेंगे, तो वी आर इन ए वेरी कमांडिंग पोजीशन, क्योंकि कंट्री मतलब इंडियन गवर्नमेंट हैज डन ए ग्रेट जॉब और इंडिया के कॉर्पोरेट्स भी बहुत बढ़िया काम किया है इन द लास्ट 2-3 ईयर्स। तो उन सबका स्ट्रेंथ अपने दिख रहा है और मार्केट में भी वो नजर आ रही है। लेकिन एक होती है कंपनीज क्या कर रही है, दूसरी होती है स्टॉक मार्केट क्या कर रहा है। तो इस चक्कर में वैल्यूएशन बहुत जरूरी है। तो आज के तारीख में जो वैल्यूएशन है, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो बहुत सस्ता है। बहुत महंगे भी नहीं है लेकिन सस्ता भी नहीं है। यहाँ से कॉर्पोरेट इंडिया का परफॉर्मेंस कैसा होगा उसके ऊपर निर्भर होगा कि ये मार्केट रिटर्न्स कैसा होगा। बट ये उचित है कि रिटर्न्स थोड़ा कम ही रहेगा, क्योंकि ग्लोबली काफ़ी हलचल हो रहा है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो ये माहौल में इवन इफ यू डिलीवर पॉजिटिव रिटर्न्स, मेरे हिसाब से वो अच्छा परफॉर्मेंस है। चलिए, लेकिन क्योंकि आपने कॉर्पोरेट अर्निंग्स का जिक्र किया, जो अभी तिमाही नतीजे गुजरे हैं, जो आए हैं, उनमें से आप क्या भाप पा रहे हैं? आने वाली कितनी तिमाहियों तक आपको लगता है कि थोड़ी सी टेंशन रहेगी, नजर रखनी पड़ेगी? बिल्कुल। ये एक होता है, एक क्वार्टरली रिजल्ट है, एक तो सितंबर क्वार्टर होता है, वहाँ पे रिजल्ट अच्छा है। बट ये दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट अभी जो आया है क्वार्टरली रिजल्ट, वहाँ पे काफ़ी मिक्स्ड है। हाँ, थोड़े सेक्टर्स ठीक ठाक रिजल्ट आए, लेकिन ये कंज्यूमर रिलेटेड सेक्टर में रिजल्ट काफ़ी वीक आए। वो मार्केट को काफ़ी सरप्राइज हुआ कि ये इतना स्लो क्यों हुआ है। कंज्यूमर फेसिंग ये पिज्ज़ा से लेके शूज से लेके काफ़ी सेक्टर्स में हमें काफ़ी स्लो डाउन दिख रहा है। तो वो चक्कर में देयर इज़ ए कंसर्न कि अगला क्या होगा। मेरे ख्याल से 2 क्वार्टर तो मार्केट को देखना होगा कि ये अभी जो स्लो डाउन दिख रहे हैं अपन थोड़े सेक्टर्स में, ये टेम्पररी है और इससे भी ज़्यादा है। तो वो हिसाब से मेरे ख्याल से अभी अगला 1-2 क्वार्टर देखना चाहिए। आप CIO हैं, आप जब अपनी फंड मैनेजमेंट टीम के साथ बैठते हैं मौजूदा समय में, क्योंकि इतना उतार चढ़ाव है बाजार में, आप किस तरह से रणनीति बनाते हैं? बहुत सारे फंड्स हैं आपके बेड़े के अंदर और आपकी कोशिश यही होती होगी कि जितना हो सके सही रणनीति बनाई जाए, निवेशकों के पैसे सही जगह लगाए जाए। लेकिन इसको बैटल आउट करने के लिए, वॉल्टिलिटी को बैटल आउट करने के लिए आप किस तरह की रणनीति बनाते हैं? किन किन बातों का ध्यान रख रहे हैं अपने फंड मैनेजर्स की टीम के साथ? बिल्कुल, आप सही अच्छा सवाल पूछा है। तो एक होता है टॉप डाउन, तो देश का क्या सिचुएशन है, इंडियन इकोनॉमी का क्या सिचुएशन है अगला 6-12 महीने के और अगला 3-4 साल के लिए। तो वो काफ़ी पॉजिटिव है। आई थिंक इंडिया नेवर हैड सच ए पॉजिटिव आउटलुक। तो इंडिया स्टोरी इज लुकिंग वेरी वेरी गुड। बट हम इंडिया इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम कंपनीज इन्वेस्ट कर रहे हैं।
तो उसमें हमें ये देखना चाहिए कि कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो पिजिम का जो इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी है, हम बोलते हैं कि ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस। ओके। क्योंकि आप इक्विटी स्टॉक, हम लोग इक्विटी खरीदते हैं, तो जब इक्विटी खरीद रहे हैं तो वो कंपनी का ग्रोथ रहना बहुत जरूरी है। सही बात है। टॉप लाइन ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ। बट उससे भी इम्पोर्टेंट बात है कि हम वो कंपनी ग्रोथ के लिए क्या प्राइस दे रहे हैं। ज़्यादा तक प्राइस टू अर्निंग, पी इज ए गुड मेट्रिक टू सी कि क्या वैल्यूएशन आप दे रहे हैं। तो हम ये दोनों में इक्वल वेट देते हैं, क्योंकि ग्रोथ आना बहुत जरूरी है। बट अगर वो ग्रोथ इज ऑलरेडी देयर इन द प्राइस, जो लेट्स से 50 पी है या 100 पी बोलते हैं, तो मेरे हिसाब से वहाँ पे कंपनी ग्रो होगा भी, तो लेकिन आप ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं। हाँ। जैसे आप बोले कि फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वी शुड नॉट लूज मनी। तो कैपिटल प्रोटेक्शन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसके लिए एक्सपेंसिव स्टॉक खरीदना उचित नहीं है, तो वो कंपनीज को अवॉइड करिए। जो भी कंपनीज एक महंगे हैं उन्हें मत खरीदिए। ऐसे जो भी कंपनी कैश फ्लो नहीं जनरेट करिए। तो मार्केट में कभी कभी ऐसा फ्लेवर्स रहते हैं कि आप टॉप लाइन देखिए, रेवेन्यू देखिए, कंपनी पैसे बना रही है, नहीं बने मत देखिए। लेकिन फाइनली ये आप धंधा कर रहे हैं। हाँ। तो बिजनेस में आपको रेवेन्यू करना कितना जरूरी है, उससे भी ज़्यादा जरूरी है कि आप प्रॉफिट बनाएं और कैश फ्लो बनाएं। तो मार्केट में ऐसे भी काफ़ी कंपनीज है जो सिर्फ टॉप लाइन बता रही है और प्रॉफिट नहीं बता रही है। बिल्कुल। तो ये कंपनी से दूर रहिए। तीसरी होती है लिवरेज, बोरोइंग। जो कंपनी में ज़्यादा तक बोरो करके रखा है, बैंक से कर्जा लेके बैठे हैं, तो वो कंपनी में आप ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं। तो हम लोग ये ऐसे कंपनीज को भी अवॉइड करते हैं। ओके। तो ये तीनों फाइनल ऑब्जेक्टिव ये है कि हम रिस्क एडजस्टेड रिटर्न इन्वेस्टर्स के लिए सही दे पाए। सही बात है। तो एक जो जनरल सेंस और तमाम तरह से जब हम बात करते हैं हमारे दर्शकों से, एक चीज़ जो उनको परेशान कर रही है वो ये है कि हम एक्टिव फंड्स में इसीलिए पैसे लगाते हैं क्योंकि हम एक फंड मैनेजर के अनुभव का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, उनकी समझ का और उनकी समझदारी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। लेकिन अब क्योंकि बहुत सारे ऐसे फंड मैनेजर्स हैं जो आपको कमाकर नहीं दे रहे हैं, तो हम क्यों नहीं पैसिव अप्रोच के ज़रिए पैसे लगाएं? क्यों हम एक्टिव के ज़रिए लगाएं जहां पर हमारे लिए मौजूदा समय में जोखिम ज़्यादा है, कमाई भी नहीं हो रही है? देखिए, थोड़ी तक ये बात सही है। एज ए कंप्लीट रिटेल इन्वेस्टर बोल सकते हैं कि यार मेरे को मालूम नहीं कौन सा फंड में इन्वेस्ट करूँ, तो मैं ठीक है मैं पैसिव में करूँ। बट आजकल जैसे आपके चैनल है, ऐसे काफ़ी सारे मैगजीन्स और मीडिया अवेलेबल है, वो बताएंगे भाई कौन सा फंड अच्छा है एक्टिव में। तो ये बात सही कि थोड़े फंड्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, बट मेरे हिसाब से आज के तारीख में भी मेजॉरिटी ऑफ एक्टिव फंड्स आर डिलीवरिंग वेरी गुड रिटर्न्स, मच बेटर देन बेंचमार्क। तो आई एम ए बिग एडवोकेट ऑफ एक्टिव फंड्स, क्योंकि बात सिंपल है, आप छोटी खरीद रहे हैं तो आप उसका एनालिसिस करेंगे, रिसर्च करेंगे भाई किस में खरीदना चाहिए और खरीद रहे हैं। तो एक्टिव फंड में हम क्या करते हैं, हम जो कंपनी है वो निफ्टी में है तो खरीद लो, ऐसा नहीं करना चाहते। तो पैसिव में क्या हो रहा है, निफ्टी में कंपनी आ गए तो आप खरीद ले रहे हैं। लेकिन आप कभी इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप जितने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको खुद को एनालिसिस करना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए। आई एम सेइंग एज अ फंड मैनेजर। सही बात है। तो एक्टिव फंड ये है, वो हम लोग वो निफ्टी में है इसके लिए नहीं खरीद रहे, बट वो कंपनी अच्छे लिखती है, प्रॉस्पेक्ट अच्छा है, वैल्यूएशन अच्छा है, वो खरीद रहे हैं। एंड एक साल नहीं है, आप देख लीजिए 5, 10, 15 साल, 20 साल म्यूचुअल फंड का जो ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, कितने सारे एक्टिव फंड्स हैव डिलीवर्ड सो मच बेटर रिटर्न देन द बेंचमार्क। बिल्कुल। तो ये बात सही है, थोड़ी बहुत ठीक नहीं है, बट मेजॉरिटी ऑफ एक्टिव फंड्स हैव डन वेल, आई थिंक विल कंटिन्यू टू डू वेल। चर्चा को थोड़ा सा हल्का मैं करती हूँ क्योंकि और भी सवाल हैं आपके लिए, लेकिन मुझे आपकी पर्सनल जर्नी भी जाननी है। आपने कब समझा कि पैसे कितने इम्पोर्टेंट है लाइफ में? आपने कब समझा कि इन्वेस्टमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में? अच्छा, सही सवाल पूछा। सो मैं 1994 में कंप्लीटेड माय एजुकेशन MBA। अच्छा। आई थिंक तब तक भी मेरे को ये क्लैरिटी था कि पैसा बहुत ज़रूरी है। हाँ, हाँ। और मैंने MBA किया, और इंडिया में इक्विटी रिसर्च ऐसा फील्ड ही तभी शुरू हुआ था। अच्छा। हाँ, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री प्राइवेट सेक्टर चालू हुआ 1994 में। आई एम सो फॉर्चुनेट कि मैं वही टाइम पे पास आउट हुआ है। हाँ। और ये इक्विटी रिसर्च मतलब आप कोई कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसका कैसा स्टडी करना है, बिल्कुल, तो तभी शुरू हुआ है। जैसे मैं इसके बारे में सुना है, आई वॉज एक्साइटेड कि भाई आपने को तो यही करने का है। हाँ। तो एसेट एलोकेटर और रिसर्च, तो वो उसके लिए मैं बॉम्बे आया, हैदराबाद में पढ़ाई किया था लेकिन बॉम्बे आया, एंड आई वर्कड
पहली मेरा पहला 2 साल इंडिया की फर्स्ट इंडिपेंडेंट रिसर्च कंपनी में मैंने ट्रेनिंग लिया हुआ है। अच्छा। 1994 में जी। उसके बाद में मैं ब्रोकिंग कंपनी में काम किया, फिर म्यूचुअल फंड में ज्वाइन किया है, HDFC म्यूचुअल फंड में ज्वाइन किया, वहाँ पे 15 साल था। तो पैसे कमाने का ज़रूरी है और एनालिसिस करना, इसका आई थिंक बहुत जल्दी मुझे रियलाइजेशन हुआ है और उसका आई थिंक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मुझे भी फ़ायदा और मेरे साथ में जो भी उनके लिए भी फ़ायदा हुआ है। तो पैसों के साथ रिश्ता आपका हेल्दी है, हम ऐसे बोल सकते हैं। आप भी समझते हैं, आप अपने पैसों को, आपका पैसा भी आपको समझता है। बिल्कुल, है ना। पहला निवेश आपने कुछ किया था? हाँ, सो इनिशियली जो रिटेल इन्वेस्टर बोलते हैं, ऐसे मैंने भी रिटेल इन्वेस्टर ही था। अच्छा। तो हम लोग इनिशियली स्टॉक्स में डायरेक्ट इन्वेस्ट करते थे, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेरे को ये समझा कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इज सुपीरियर। कोई गलती हुई थी मतलब, तभी समझा? बिल्कुल तो सही वो गलती क्या थी, ये बताइए। बिल्कुल सही बात है। देखिए, ये क्या होता है, म्यूचुअल फंड और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में क्या फ़र्क है, इन सिंपल लैंग्वेज। क्या होता है, म्यूचुअल फंड रिटेल इन्वेस्टर समझे 1 लाख रुपए मार्केट में डाला है, डायरेक्ट स्टॉक्स खरीदा है। तो मार्केट बुल मार्केट है, अच्छा मार्केट है, 1-2 साल में वो 1 लाख 2 लाख हो जाता है, डबल हो जाता है। क्योंकि उनके स्टॉक्स ऐसे फ्रेंड ने बोला है और किधर टिप मिला है तो खरीद लिए, और जो अच्छा मार्केट चल रहा है तभी तो काफ़ी कुछ चल जाते हैं। बिल्कुल। तो उनका 1 लाख 2 लाख हो जाता है, तो बहुत खुश है। बट मार्केट में हर 3-4 साल में थोड़ा मार्केट बदलता है, स्लो डाउन आता है। जैसे मार्केट बदला है तो उनका ये 1 लाख जो 2 लाख हुआ है, जब भी मार्केट में मंदी आती है वो 2 का सीधा 10 या 20 हज़ार हो जाता है। अच्छा, सही बात है, सही बात है। लेकिन म्यूचुअल फंड में पैसे डालेंगे तो हमारा जो 1 लाख जो है, जब भी आपका खुद का स्टॉक्स लिया 2 हुआ, हमारा 2 नहीं हुआ, लेकिन 1,50,000 इतना होगा, अब में भी और थोड़ा ज़्यादा होगा। लेकिन जब भी मार्केट गिरना शुरू होता है, हमारा ये 1,50,000 आके 1,20,000 में रुकता है। सही बात है। 1,10,000 में रुकता है। तो हम लोग अपसाइड मे नॉट बी एज गुड एज डायरेक्ट इन्वेस्टिंग, बट अभी डाउनसाइड आ जाता है, आपका 1 लाख यहाँ पे 10,000 हो गया, लेकिन हम तो आपका कैपिटल प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, क्योंकि हम लोग तो एज ए इन्वेस्टर, प्रोफेशनल इन्वेस्टर, हम 24/7 यही काम कर रहे हैं। तो पैसे कमाना सबको कमाने का है, बट वो कमाने के लिए कितना रिस्क ले रहे हैं वो जरूरी है, वो बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग प्रोफेशनल इन्वेस्टर उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। जैसे मैंने बोला कि 3 फैक्टर्स है, ये सब किस लिए है कि हम कम लूज करें। तो एक बात ये भी है कि जब स्टॉक खरीदते हैं, व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग, तो हम लोग अगर 10 स्टॉक खरीदेंगे, 2-3 हम भी अभी भी गलत होंगे। ऐसा आज के तारीख में भी कोई फंड मैनेजर नहीं है जो कह सकता है कि वो अगर 10 स्टॉक खरीदेगा, सब 10 स्टॉक वो पैसे बनाएगा। ऐसा कोई नहीं है दुनिया भर में। सही बात है। तो हम लोग अभी भी भिजवाएंगे, बट अभी वो 10 में से या 2 या 3 में जाएगा, तो देन वी हैव डन अ वेरी गुड जॉब। एग्जैक्टली। तो आई थिंक हम लोग वो कर पाते हैं, वेयर रिटेल इन्वेस्टर, आम इन्वेस्टर, वो 10 में से 8 उल्टा होते हैं उनके। हाँ, बिल्कुल। मुझे आगे चलकर आपकी फाइनेंशियल बकेट लिस्ट भी पूछनी है, लेकिन वो मैं शो के एंड में पूछूंगी। लेकिन क्योंकि आपने कहा कि म्यूचुअल फंड एज अ प्रोडक्ट इतना वेल डाइवर्सिफाइड है कि लोगों के पैसे सही तरह से बटे होते हैं, तो किसी भी एक कंपनी के चक्कर में, उसकी गिरावट के चक्कर में आपका पैसा नहीं जा सकता। ये मुझे सवाल आपसे इसीलिए भी पूछना है क्योंकि आप इंडिविजुअल स्टॉक्स पे बात नहीं करेंगे, मैं जानती हूँ, लेकिन अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, जिसको लेकर निवेशक बहुत ज़्यादा परेशान भी रहे हैं। म्यूचुअल फंड्स ने इंडेक्स फंड्स के ज़रिए हमने देखा है, और आर्बिट्राज के ज़रिए जितनी भी रिपोर्टिंग हुई है, डेटा का तमाम पब्लिक डोमेन में है, सब ने इसके ज़रिए ही सही कुछ ना कुछ अपना पैसा रखा हुआ है फंड्स ने। लेकिन अब निवेशकों में ये चिंता रहती है, क्योंकि जब ये मामला तूल पकड़ा तो हमने देखा काफ़ी गिरावट आई, लेकिन बाजार की मैच्योरिटी आप देखिए, इस तरह से बाजार अपने आप को संभाला है कि वो जो एक फेज था क्राइसिस का, उससे हम काफ़ी आगे अब निकल चुके हैं। बाजार ने उसको पचा लिया, बाजार ने उसको हजम कर लिया। तो निवेशक के लिए कहीं ना कहीं ये सीख बनती है कि अगर आप म्यूचुअल फंड जैसे प्रोडक्ट में निवेशित हैं, तो किसी एक कंपनी के उतार चढ़ाव और डेवलपमेंट्स में और ख़राब न्यूज़ में आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। क्या कहेंगे? बिल्कुल, आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। हम जो बोलते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन, एक स्टॉक में मत खरीदिए, एक सेक्टर में मत डालिए, और एक एसेट क्लास में मत डालिए। तो डाइवर्सिफिकेशन इज ऑल अबाउट दैट। तो हम लोग म्यूचुअल फंड में विद इन इक्विटी फंड तो वही कर रहे हैं। आई थिंक ये सबसे बहुत ज़रूरी है। तो जो निर्देशक देख रहा है, तो इन्वेस्टर के लिए एसेट एलोकेशन, कितने पैसे इक्विटी म्यूचुअल फंड में डाले, कितने पैसे रियल एस्टेट में डाले, कितने पैसे और किसी चीज़ में डाले, वो सबसे पहले
समझना जरूरी है। उसके बाद में आप सोचिए कि कौन सा म्यूचुअल फंड में डालना है। हाँ, सही बात तो आपने जैसे कहा है कि मार्केट ऐसा है कि यहाँ पे ग्रीड और फियर ये दोनों का खेल चलते रहता है। हाँ। तो वो चक्कर में हर 2-3 साल में कुछ ना कुछ ऐसा फ्लेवर आता है कि वो बहुत ज़्यादा चल जाता है, फिर नीचे आ जाता है। तो उसका इम्पैक्ट आप कैसे कम कर सकते हैं? बाय इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स। अच्छा, आपने तो बहुत सारी मार्केट साइकिल्स देखी है ना, मुझे तो ये बताइए कि अभी जो हम बुल रन बेयर रन की जो बात कर रहे हैं, वो उस समय के मुकाबले अभी कितनी अलग है? अभी तो बहुत कम है, कुछ हुआ ही नहीं है। अच्छा। हमने देखा है कि 2001, 2, 3 सेंसेक्स तभी 3000 होता था। हाँ। तो उसके सामने कुछ नहीं है। दैट वाज द वर्स्ट पीरियड मेरे हिसाब से। उसके बाद में 2008 तो बहुत शॉर्ट पीरियड थी, एकदम बहुत शार्प मार्केट गिरी है क्योंकि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, तो वो हिसाब से सब गिरे, लेकिन उतना ही शार्प रिबाउंड भी हुआ है। हाँ। फिर 2013 का प्रॉब्लम आया है, तो दैट वाज बैड टाइम चला है। तो उसके सामने अभी देखिए, मैं जैसा बोल रहा हूँ कि आपका 2021 में आपने 35% बनाए, उसके बाद में 22 में 5% बनाए। ये अभी भी फरवरी में है। हाँ। तो फिर भी अभी तक तो पॉजिटिव रिटर्न्स ही है। हाँ। तो मंदी तो वहाँ पे जो कैपिटल एरोजन आता है उसको मंदी बोलेंगे अपन। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब कुछ फैक्टर्स की बात करते हैं। हम भले ही घरेलू बाजार में देखें, अगर हम अपने डोमेस्टिक फ्रंट पे देखें तो हम काफ़ी मजबूत ज़मीन पे खड़े हैं। हमारी महंगाई थोड़ी सी अभी आरबीआई के कंफर्टेबल बैंड के थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि शायद उनके टॉलरेंस लेवल के अंदर ही वो आ जाएगी। तो महंगाई हमारे लिए इतनी बड़ी चिंता नहीं है। हमने 8% से भी ज़्यादा बड़ी महंगाई देखी है भारत में, है ना। चिंता की बात है कमज़ोर होता हुआ रुपया। हमारा जो रिजर्व कम हो रहा है, रुपए की कमजोरी को रोकने के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं आरबीआई की तरफ से, हमारा जो एक्सपोर्ट कम हो रहा है, क्या आपको लगता है ये हमारे लिए थोड़ा सा चिंता का विषय हो सकता है? बिल्कुल, ये चिंता की विषय है और आरबीआई भी ये जानती है और भारत सरकार भी ये जानती है। इसके लिए वो लोग इस पे काम कर रहे हैं, बिल्कुल काम कर रहे हैं। तो ये आपका जो पहला इश्यू जो है, ये तो बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है, इस पे काम करना चाहिए। तो रुपी और इन्फ्लेशन, एक अच्छी बात है कि हमारे लिए इन्फ्लेशन की आदत है। हाँ। तो अभी अमेरिका में उनको 2% का है, हमारे लिए तो 6% तो अपने को आदत ही है। हाँ। तो उसके लिए अभी ये 5, 6, 7% इन्फ्लेशन अपने लिए काफ़ी मैनेजेबल है। तो वो बड़ी चिंता के बात नहीं है। वो भी ऐसा लग रहा है कि अभी थोड़ा नीचे आ ही जाएगा, शुरू हो गया इंडिया का इन्फ्लेशन आना। बट ये ग्लोबली जो हो रहा है, अमेरिका में भी आज के तारीख में भी 5% इन्फ्लेशन है। उस चक्कर में उनका इंटरेस्ट रेट काफ़ी बढ़ गया। जो ऑलमोस्ट 0% इंटरेस्ट था, अभी 4% हो गया। तो और इंडिया का इंटरेस्ट रेट, अपन तो अभी भी डेवलपिंग कंट्री है, अमेरिका डेवलप कंट्री है। अगर वहाँ पे 4% इंटरेस्ट रेट है तो अपना इंटरेस्ट रेट वो इसके हिसाब से ज़्यादा रहना चाहिए। राइट। तो आरबीआई का कोशिश यही है कि ये गैप मेंटेन रहे। ओके। उस चक्कर में रुपी डिप्रिसिएशन का जरूरी है, अपन वही देख रहे हैं। लेकिन दूसरी चिंता की बात यह है कि आपने जैसा बोला कि अपना इंपोर्ट्स बढ़ते जा रहे हैं। इकोनॉमी अच्छी कर रही है तो अपन ज़्यादा खरीद रहे, बाहर से भी खरीद रहे हैं, तो उसके चक्कर में इंपोर्ट्स बढ़ रहे हैं। लेकिन बाहर थोड़ा मंदी आ रही है तो एक्सपोर्ट्स आर वीक। तो अगर ये करंट डेफिसिट जो है करंट अकाउंट एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स में, उस चक्कर में रुपी इज अंडर प्रेशर। तो एक्सपर्ट्स का कहना यही है कि अभी ये 82 के आसपास ही रहेगा। जो डिप्रिसिएशन हो गया अगला 3-4 महीने, तो कम से कम ये एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि इसके आसपास ही रहेगा। बट ये बिल्कुल चिंता की बात है। तो इकोनॉमी में एक तरफ मैं जो बोल रहा था, कॉर्पोरेट अर्निंग्स में थोड़ा चिंता है, करंट डेफिसिट में चिंता है, और वैल्यूएशन सस्ता नहीं है। ये माहौल में तो एक्सपेक्टेशन कम रहना ही सही है। तो अगर मैं पूरे इमर्जिंग मार्केट्स को देखूं, श्रीनिवास जी, क्योंकि आप इतने विदेशी निवेशकों से भी बातचीत तो करते ही रहते होंगे, विदेशी संस्थागत निवेशकों से, तो आपको क्या सेंस मिलती है? क्योंकि अब देखिए चाइना रीओपनिंग हो चुकी है, ठीक है। अब क्या हम अभी भी उनके पसंदीदा मार्केट बने हुए हैं? क्योंकि हमने देखा है पिछले बहुत सारे सेशंस में लगातार जो है उनकी तरफ से बिकवाली रिपोर्ट हो रही है। हमारे घरेलू इन्वेस्टर्स पैसे लगा रहे हैं, लेकिन वो कब तक लगाएंगे? कहीं ना कहीं जो बाजार ऊपर जाता है वो तो विदेशी निवेशक जब पैसे लगाते हैं तभी ही जाता है, और गिरता भी धड़ाम से तभी ज्यादा है जब वो बहुत पैसे निकाल लेते हैं। तो अभी क्या सेंस मिल रही है? क्या हम फ्लेवर में है? प्रीमियम तो हमारे ऊपर अभी बना हुआ है। सो 2-3 चीज़ें। एक तो अगला लास्ट 2-3 साल में एक बड़ा चेंज मार्केट में यही आया है कि पहले आप जो स्टेटमेंट
बोला है कि जब भी एफआई बेच रहा है तो मार्केट नीचे जाता है। तो पहली बार ऐसा हुआ लास्ट 20 साल में, लास्ट ईयर भी 22 में एफआईएस ने $16 बिलियन बेचा है, लेकिन मार्केट नीचे नहीं गया। राइट। तो वो बड़ा डिस्कनेक्ट हो गया अभी। हाँ। ऐसा अपना वी आर नॉट डिपेंडेंट कि एफआई बेचा तो मार्केट नीचे ही जाना, ये जो स्टेटमेंट है पहले सही था, अभी ये सही नहीं है। अभी नहीं सही है। तो ये इसीलिए सही नहीं है क्योंकि आज के तारीख में डोमेस्टिक इन्वेस्टर वो समझ गया है कि इन्वेस्टिंग इन मार्केट्स एंड म्यूचुअल फंड्स इज अ फार सुपीरियर वे टू सेव मनी। पहले क्या करता था, जो जिसके पास भी सैलरी आया, इनकम आया, तो अपना फाइनेंशियलाइजेशन बहुत कम था। लास्ट 5-10 साल में रेगुलेटर सेबी और आरबीआई ने बहुत बढ़िया काम किया है टू क्रिएट दिस अवेयरनेस कि आप फाइनेंशियल सेविंग रखिए। घर खरीदे, प्लॉट खरीदे, वो ठीक है, बट वो जैसा भी आप देखेंगे डेवलप्ड कंट्रीज में भी आपके पास 100 रुपये एक सरप्लस है तो 100 में से 80% फाइनेंशियल मार्केट में होते हैं, लैंड और प्लॉट में नहीं है। और लास्ट 10 साल में आपने देखा कि लैंड, प्लॉट, रियल एस्टेट, इसमें दे आर नॉट लिक्विड, वहाँ पे भी रिटर्न ऐसे कोई गारंटी नहीं है। और फाइनेंशियल मार्केट्स में सबसे बड़ी बात है लिक्विडिटी। आपको जब भी पैसे चाहिए 2-3 दिन में बैंक में पैसे आपके रहेंगे। तो ये सब देखते हुए, और जो बाकी के कंट्रीज में जो हुआ है, इंडिया अपन भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री से डेवलपिंग कंट्री हो रहा है। जो डेवलप्ड कंट्री में क्या होता है, तो म्यूचुअल फंड में ज़्यादा पैसे जाते हैं, फाइनेंशियल मार्केट्स में ज़्यादा होता है। तो अपने पास भी वही ट्रेंड हो रहा है, तो मेरे को लगता है ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। सो दैट इज़ अ बिग पॉजिटिव। कमिंग टू ये एफआईएस अभी क्या सोच रहे हैं, उनका मार्केट क्या है, तो एक बात तो सही है कि स्ट्रक्चरली इंडिया में वो बहुत बुलिश है, बहुत पॉजिटिव है। तो आप भी देखेंगे तो मीडिया में आप देखेंगे एवरी वीक, हर हफ्ता एक ग्लोबल एमएनसी का सीईओ इंडिया में है। अभी 2 दिन पहले आईएमएफ के चीफ थे। ऐसा कोई ना कोई बड़ा इन्वेस्टर, प्रोमिनेंट पर्सनालिटी इंडिया आ रहे हैं, उनका स्टेटमेंट देखेंगे। मैकेंसी का स्टेटमेंट, दिस इज नॉट इंडियाज डिकेड बट दिस इज नॉट इंडिया सेंचुरी। तो फ्रॉम ए 3 साल 10 साल के पर्सपेक्टिव से इंडिया जैसा स्ट्रॉन्ग स्टेबल कंट्री और कोई है नहीं, साइजेबल कंट्री। सो दैट इज वेरी वेरी पॉजिटिव। वो बात सही है, लेकिन शॉर्ट टर्म भी बहुत जरूरी है बहुत लोगों के लिए। बिल्कुल। तो वो शॉर्ट टर्म में देखा जाएगा, जब भी वो अमेरिका में बैठ के बिना कोई रिस्क लेके हुआ है, उनको 4% बन रहा है, ना करेंसी रिस्क है ना दूसरा कोई रिस्क है, तो वो सोच रहे कि यार मैं इमर्जिंग मार्केट्स में क्यों जाऊं, लाइक इंडिया में जहाँ पे मेरे को करेंसी रिस्क लेना पड़ेगा, कंट्री का रिस्क लेना पड़ेगा। आप देखेंगे तो रशिया 2 साल पहले आल्सो इमर्जिंग मार्केट, कुछ हो गया 2 दिन के बाद में बोला कि आपको पूरा एक्सेस बंद हो गया। सिमिलरली चाइना में भी लोगों को काफ़ी कंसर्न्स है, क्या हो सकता क्या है। तो इमर्जिंग मार्केट्स में ये रिस्क तो होता ही है। तो वो देख के वो थोड़ा चिंता में है कि भाई मैं अभी इन्वेस्ट करूं या नहीं करूं, क्योंकि मेरे को रिस्क फ्री में इतना पैसा मिल रहा तो मैं इधर क्यों जाऊं। तो इसीलिए अपन भी देख रहे हैं कि पीपल एफआईएस अभी भी बेच रहे, खरीद रहे नहीं है। तो वो थोड़े दिन के लिए रहेगा, जैसा अपना ग्रोथ वापस आएगा। अभी थोड़ा ग्रोथ का अनसर्टेनिटी है, मेरे ख्याल से ग्रोथ इंप्रूव होगा तो अपने पास काफ़ी एफआईएस आएंगे वापस। मेरे पास समय लगभग खत्म हो गया, लेकिन मेरे सवाल नहीं खत्म हो रहे हैं आपके लिए। तो अभी घरेलू बाजार में आपका फोकस किन सेक्टर्स पर है? सो हमारा नंबर 1 सेक्टर है फाइनेंशियल्स। फाइनेंशियल सेक्टर में हमें लगता है कि यहाँ पे 3 चीज़ें अभी साथ में है। एक है उनका ग्रोथ अच्छा है, दूसरी चीज़ है इनका वैल्यूएशन काफ़ी रिलेटिव है, और तीसरी चीज़ है इनका जो प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़िया है। तो फाइनेंशियल सेक्टर में एक बड़ा इशू होता है उनका एनपीए और बैड लोन्स। तो बैड लोन साइकिल अपन बहुत बड़ा साइकिल से बाहर आए अभी। तो 2018-19 वाज द वर्स्ट। तो उसके बाद में अभी कंट्री में बैड लोन बहुत कम है। बिल्कुल। तो उनका क्रेडिट कॉस्ट बहुत कम है और इंटरेस्ट बढ़ रहा है, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है। तो ये सबके लेके उनका प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी अच्छा आने वाला है, और वैल्यूएशन भी महंगे नहीं है। तो इसीलिए हमारा नंबर 1 सेक्टर फाइनेंशियल है। ठीक है। नंबर 2 मैं कहूँगा फार्मा। फार्मा एक तो डिफेंसिव है, क्योंकि रिसेशन आए ना आए उनको कुछ होने वाला नहीं है, लोगों को तो दवाई तो लेना ही है। और ये काफ़ी इंडियन बड़े कंपनीज, उनके 2 अलग ड्राइवर्स है। एक तो इंडिया में भी है, उनका डोमेस्टिक मार्केट में भी अच्छा ही कर रहा है, और दूसरी लास्ट 10-15 साल में ये सब लोग काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स ग्लोबल मार्केट्स में किए, इंक्लूडिंग यूएस में।
अमेरिका में अपनी जेनरिक कंपनीज की मार्केट शेयर 30% से ऊपर है। तो वी हैव बिकम साइजेबल प्लेयर्स इन अदर मार्केट। तो इनका ग्रोथ इंडिया से भी आएगा और एक्सपोर्ट से भी आएगा। एंड वैल्यूएशंस आर नॉट एक्सपेंसिव। ओके, सो इसके लिए हमारा फार्मा इज अदर सेक्टर दैट मुझे अच्छा लगता है। चलिए श्रीनिवास राव, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला इस बेहद खास पेशकश के लिए और बहुत सारी सीख मिली है निवेशकों को। उम्मीद करते हैं कि तमाम सीखों को आपने गांठ बांध लिया हो और इनका आप अमल करें अपने निवेश के पोर्टफोलियो में। मुझे भी इजाज़त दें, नमस्कार।